हाय फ्रेंड्स, चलो अभी आज से अपन स्टार्ट किए जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ना यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि आपको इंडस्ट्री में यही अकाउंटिंग करना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? जो जहाँ पे वर्ड आता है ना कॉर्पोरेट, इट्स मीन फॉर कंपनी। ध्यान रखना, जहाँ पे वर्ड कॉर्पोरेट आता है इवन इन इनकम टैक्स, मैंने आपको कहा है कि जहाँ पे वर्ड कॉर्पोरेट आएगा मतलब कंपनी। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ कंपनी अकाउंट्स, जो आई थिंक 11-12 में भी कॉमर्स स्टूडेंट ने भी नहीं पढ़ा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी प्रोफाउंड अकाउंटिंग जो आपको इंडस्ट्री में यूज़ करना है। तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी आपको भी ऑडिट रिपोर्ट देखना पड़ेगा, आपको भी बैलेंस शीट समझना पड़ेगा, वही ये बैलेंस शीट है। तो पहले चैप्टर बेसिक हो गया, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग समझना ज़रूरी है, तभी आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग समझ में आएगा। तो आइए पढ़ते हैं कि कंपनीज के लिए जो नया कंपनी एक्ट बना है 2013 में, पहले था 1956, तो उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मेट डिज़ाइन किया गया है वो पूरा फॉर्मेट अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ का अपन एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा डिटेल में भी आप बोल सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि यह है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला चैप्टर बस जितना रिक्वायर्ड था टू अंडरस्टैंड द बेसिक उतना ही बताया। यहाँ पे बेसिक प्लस सर्टन प्रैक्टिकल नॉलेज, आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू, ताकि आपको इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। ओके, देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, बट अदरवाइज कंपनीज हैव स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू मेंटेन proper books of accounts and final accounts every year as the manner prescribed in company act. तो एज ए सेड कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मीन्स विच इज़ डन फॉर कंपनी, तो कंपनीज के लिए मैंडेटरी है ये अकाउंट इसी फॉर्मेट में मेंटेन करना, ठीक है? नाउ सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्लीज़ ये सेक्शन आप लर्न करना। तो ये जो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, ये कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन 129 है उसके हिसाब से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। गवर्न द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये आप एग्जाम पूछते हैं ना सेक्शन, ये लर्न करो क्योंकि ये एक ही सेक्शन इसमें वो आपको समझना है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और कंपनीज comply with the accounting standard notified under section 133 and shall be in such form, shall be in the form or forms as may provide for different class or classes of company as per schedule 3, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि सेक्शन 129 के हिसाब से मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन, वो क्यों करना है? टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये सबको बताइए फिनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं? टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी या अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उसमें ये भी बोला है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 उसका भी कंप्लायंस होना चाहिए, मतलब उसको मद्देनजर रखते समय आपको ये प्रिपरेशन करना है। एंड इट शैल बी इन फॉर्म और सच फॉर्म्स, ये फॉर्म में आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। एज वी प्रोवाइड फॉर डिफरेंट क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज, मतलब ये फॉर्मेट कुछ कंपनीज के लिए अलग है। मैं आपको अभी बताता हूँ, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ये तीन ही ऐसे कंपनीज है जिनके लिए थोड़ा अलग फॉर्मेट है। जैसे बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी देयर इज अ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आई थिंक 1953। इंश्योरेंस के लिए अलग है। हाँ, आपको ये फाइनल अकाउंट नहीं है। जब मैं स्टूडेंट था ना तो मैंने कॉर्पोरेट का भी पढ़ा था फाइनल अकाउंट, और इन तीनों का भी था हमको एग्जाम में कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बना जाता है, बैंकिंग कंपनी का कैसे बना जाता है। आई थिंक बैंकिंग कंपनी अपने बीकॉम में किया रहेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। तो कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी के लिए अदर फॉर्म भी गवर्नमेंट ने दिए हैं टू सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अपन ने बोला था ना कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑल्सो। मैंने आपको कहा था कि क्लाइंट के हिसाब से कभी कभी ड्यू टू देयर टाइप ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ एप्लीकेबल लॉ वी हैव टू मॉडिफाई द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट। एंड पर्पस वही है, बट प्रिपरेशन का पद्धत थोड़ा बदल सकता है। तो ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है। एंड ये सब कहाँ पे दिया है? शेड्यूल 3। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर और येलो कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हर एक चीज़ आपको हाईलाइट करना है। मैंने आपको कहा था कि रिवीजन कैसे करना है। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा करना, मैं जब नेक्स्ट चैप्टर क्या करूँगा स्टार्ट करूँगा, या सॉरी आप जब घर पे पढ़ते, जब मैं अगला सेशन स्टार्ट करूँगा तो उसके पहले
आपको 15 मिनट में पिछला सेशन रिवाइज करना है, तो 15 मिनट में सेशन रिवाइज कैसे करना है, ये जो पॉइंट्स हाईलाइट किए उतना ही पढ़ना है कि इस पेज पे विपुल सर ने ये पॉइंट्स लर्न करने को कहा था, बस उतना समझ में आ गया, ओके। नहीं आया तो इमीडिएटली अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मेरे को डाउट शेयर कर सकते हो। द आइटम्स कंटेन इन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। 133 नथिंग कंटेन सबसेक्शन शैल अप्लाई टू एनी इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और एनी कंपनी एंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको मैंने कहा था ना अभी कि इन 3 के लिए अलग फॉर्मेट दिया गया है, तो उनके लिए अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 129, उनको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, करेक्ट ना। मैं बताता हूँ आगे जितना दिया मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बस अभी ध्यान रखना कि इन 3 कंपनीज के लिए अलग फॉर्मेट डिजाइन किया गया है। और एनी क्लास ऑफ कंपनी फॉर विच फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट गवर्निंग सच क्लास ऑफ कंपनी। सच क्लास ऑफ कंपनी मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो बैंकिंग कंपनी के लिए अलग से एक्ट है, तो वो एक कंपनी एक्ट नहीं है, गवर्निंग सच क्लास ऑफ कंपनी। सच क्लास मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जो एप्लीकेबल है वो, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉट डिस्क्लोजिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अ कंपनी merely by the reason fact that they do not disclose in case of insurance company any matters which are not required to be disclosed by इंश्योरेंस एक्ट 1938 और द IRDA एक्ट 1999। मतलब अपना पर्पस क्या था ऊपर कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, तो शेड्यूल 3 के हिसाब से सेक्शन 129 के हिसाब से आफ्टर कंसिडरिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ इंश्योरेंस कंपनी का ये जो 3 कंपनीज है जो ऊपर अपन ने पढ़े, इनके लिए अलग फॉर्मेट डिफाइन किया है। तो कंपनी एक्ट में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है विच मे नॉट बी नेसेसरी फॉर दिस कंपनीज। तो ये जो रिस्पेक्टिव एक्ट है सच क्लास, जो मैंने कहा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो बोलते कि नहीं हमको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने प्रेजेंट नहीं किया तो भी चलेगा। तो फिर क्वेश्चन आएगा तो उसको सर फिर ट्रू एंड फेयर माना जाएगा क्या, क्योंकि कंपनी एक्ट बोलता है ये होना चाहिए, बट बैंकिंग एक्ट बोलता है या इंश्योरेंस या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलते हैं कि नहीं ये नहीं हो तो भी चलेगा, तो वो ओके माना जाएगा क्योंकि इनके लिए अलग एक्ट गवर्न करते। तो इसको गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन दिया है। ये प्यारा बच्चा है तो इसकी गलतियां थोड़ी बहुत माफ़ की जाती हैं, एंड दूसरा बड़ा बेटा नालायक है उसको झापड़ दिया जाता है पेरेंट्स से, वैसा है। तो इवन दो मैं एक गलत एग्जाम्पल दे रहा था, तो इनके लिए अलग फॉर्मेट है, तो उसमें एज कम्पेयर टू कंपनी एक्ट काफ़ी सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तो भी वो वैलिड माना जाएगा। सेम बैंकिंग कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अच्छा अभी एग्जाम में आपको क्या पूछ सकते हैं, ये एक्ट, तो ये हाईलाइट करके रखो, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे एक अच्छा डायग्राम हम बनाते हैं, अब इसमें ठीक है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ,
कुछ कंपनी ऐसी है विचार जिसके लिए अप्लाई होता है कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। जो बैंकिंग कंपनी है उसके लिए अप्लाई होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये एक्ट एग्जाम में आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो उसको लिख के रखो बराबर। तो ये अच्छे से अब लिख लो। इसमें और भी वेरिएशन है बट अभी टाइमिंग ये ओके है। दिस इज फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी भी कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है बट जिसका भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, अपने को जितना है उतना मैंने दिखाया है। लिख लो फटाफट। तो ये सभी ईयर्स आप लर्न करना कि कौन से साल कौन सा एक्ट बना है, क्योंकि इस पे एमसीक्यू कंफर्म आ सकता है। हो गया? In case of company governed by any other law for timing in force, any matters which are not required to be disclosed by that law। तो ये छोड़ के अदर कंपनीज हैं, करेक्ट ना? तो उसके लिए भी अगर कोई मैटर है जो कंपनी एक्ट के हिसाब से जरूरी या उनके एक्ट के हिसाब से जरूरी नहीं है तो वो नहीं भी डिस्क्लोज किया तो भी कोई अड़चन नहीं है। यहाँ पे एक नोट, ठीक है। According to rules for the purpose of subsection 1 of section 129, हाँ 129 क्या ऊपर अपन ने पढ़ा था प्रिपरेशन। द क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम shall mandatory file their financial statement in XBRL extensible business reporting language format, and the central government may specify the manner of such filing under such notification for such class of companies। तो अभी ये XBRL होता क्या है, मैं YouTube पे इसका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि XBRL फाइलिंग कैसे होता है, उसका यूज़ क्या है ना। अभी क्योंकि बड़ा चैप्टर है, मतलब ये बस ध्यान में रखो कि उस फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है और ये आपको कोई ऐसे ओरली समझा नहीं सकता है। इट्स अ रिपोर्टिंग लैंग्वेज। जैसे मैं हिंदी में अपन नमस्ते बोलते हैं, फ्रेंच में अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, जर्मन अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो इट्स अ रिपोर्टिंग लैंग्वेज सो दैट सिस्टम कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली एंड वो डेटा ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा एनालिटिकल हो, इसलिए ये XBRL लाया गया। मतलब इवन गवर्नमेंट गेट्स वेरियस रिकॉर्ड बेस्ड ऑन दैट। तो ये अलग से एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है, तो उसका प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो ये MCQ में आएगा। The term external business reporting language means standardized language for communication in electronic form to express, to report the financial statement by companies under this rule, correct। तो स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है, मतलब क्या होता है कि जैसे अपन देखा ना कि कंपनी एक्ट के लिए अलग है, इंश्योरेंस IRDA के लिए अलग है, मतलब इंश्योरेंस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग है, इंश्योरेंस के लिए अलग है, तो हर एक बैंकिंग के लिए अलग है, सॉरी।
तो ये 4 लोग अलग अलग तरह से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं एज पर रिस्पेक्टिव एक्ट, या और कोई लॉ है जिसके तहत उनको बैलेंस शीट में चेंजेस करने पड़ रहे हैं तो वो तो ठीक है। बट गवर्नमेंट अगर एक जैसा डेटा चाहिए तो एक्सएल क्या करता है, उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो फॉर आरओसी कंप्लायंस वो आप फॉलो करो, बट गवर्नमेंट के लिए अगर एनालिसिस के लिए चाहिए तो उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है बाय यूजिंग एक्सएल लैंग्वेज, एंड फिर उससे क्या होता है, वो एनालिसिस करने के लिए बेटर होता है, मतलब उसको कंपेरेबल लेवल पे हम लेके आते हैं। सिर्फ 2 अलग अलग तरह से रिपोर्ट्स बनाए तो अपन कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेके आएंगे ना तो एनालिसिस करने के लिए बेटर होगा। जो मैंने आपको अब भी कहा था कि उसको सही तरह से एनालिसिस करने के लिए ये किया जाता है। एट एवरी AGM द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी शैल ले बिफोर ऑल द मेंबर्स फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ये आपको पता ही है, इसमें कुछ भी मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूँ। Where a company has 1 or more subsidiaries, it shall in addition to financial statement provide under subsection 2 prepare consolidated financial statement of the company and all the subsidiaries in the same form and the manner as of his own, which shall also be laid down in AGM along with the laying of his financial statement under subsection 2। मतलब क्या है, पहला पॉइंट है कि जब AGM होगा तो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेट्स से यू आर द पार्ट ऑफ BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यू विल प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड अगर सब्सिडरी कंपनी है, अभी होल्डिंग सब्सिडरी की आपको पता है, तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देंगे। व्हाट इज कंसोलिडेटेड, बैलेंस शीट में 2 होंगे, होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडरी का, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड। तो H इज अ होल्डिंग कंपनी, S इज अ सब्सिडरी कंपनी, तो दोनों का मिलकर कंबाइन बनाएंगे। आपने बीकॉम में शायद किया रहेगा ये होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट, शायद रहेगा। मैं जब था बीकॉम में तो हमको था, अभी आई डोंट नो आपको है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड, मतलब कंबाइन। तो अगर आपको होल्डिंग सब्सिडरी से रिश्ता है, करेक्ट ना, तो इन एडिशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड सेक्शन 2 प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ऑल द सब्सिडरी इन सेम फॉर्म एज ऑफ इट्स ओन। हाँ, मतलब खुद का जैसा फॉर्मेट है उसके हिसाब से ही वो उनको बनाना है और AGM में प्रेजेंट करना है। तो ये पॉइंट अच्छे से आप लर्न करो, ठीक है, स्टार मार्क करके रखो। द कंपनी शैल ऑल्सो अटैच विद दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ सेपरेट स्टेटमेंट containing the salient features of the financial statement of a subsidiary or subsidiaries, मतलब एक है या मल्टीपल है उसका। According to rules, the statement shall contain salient features of the financial company। ये ठीक है, फीचर मतलब आपने जॉइंट वेंचर कहाँ पे, अपने कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, कौन से टर्म्स पे अपन काम कर रहे हैं, क्या क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, एक जनरल गाइडलाइन, ताकि जो यूजर्स है उनको डेटा मीनिंगफुल लगे, बस। Further, as per the rules, the consolidation of financial statement of the company shall be made in accordance with the accounting standard, subject to, however, to the requirement that if such accounting standard consolidation is not required for the reason that the company has its immediate parent outside India, then such companies will also be required to prepare consolidation statement in the manner format specified under Schedule 3 of the Act। मतलब क्या दिया है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि ये जब कंसोलिडेशन होगा, जैसे आपका एक होल्डिंग और सब्सिडरी इंडिया में है, तो जब ये कंसोलिडेशन होगा, पहला पॉइंट क्या दिया है कि ये दोनों कंसोलिडेट करना है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अभी दूसरा पॉइंट देखिए, ये पॉइंट कंसोलिडेट करते समय आपको जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करने हैं, ठीक है सर, वो भी समझ में आ गया। अभी इशू ये है यहाँ पे कि मेरा सब्सिडरी कंपनी आउटसाइड इंडिया है एंड उनके लिए उनके देश के लॉ अप्लाई होते हैं, सो दे प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट प्रिपेयरिंग, but as per the law prevailing in their country they are preparing the accounts। now what is to be done, तो यहाँ पे इशू है कि मेरा एक सब्सिडी इंडिया के बाहर है। जब सब्सिडी इंडिया में तो कोई टेंशन नहीं है, एकदम सिंपल है, बट सब्सिडी इंडिया के बाहर है तो the such company will also require to prepare consolidated financial statement in the manner and the format as specified under Schedule 3। yes, फिर उनको करना पड़ेगा, yes, Schedule 3 के हिसाब से बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दे फॉलो कंपनी एक्ट, तो उनके देश में अलग भी रहेगा तो भी आपको आपके हिसाब से उसको कंसोलिडेट करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एप्लीकेबल टू प्रिपरेशन, एडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल म्यूटेंटिस अप्लाई टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब म्यूटेंटिस मतलब शुरुआत से, मतलब जो प्रोविजन होल्डिंग कंपनी का अप्लाई होगा वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी अप्लाई होगा, मतलब सब्सिडरी के लिए भी वो सभी प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे एज पर एज प्रिपरेशन, एडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ द स्टेटमेंट।
मतलब मैं होल्डिंग कंपनी का अगर ऑडिट कर रहा हूँ तो सब्सिडरी का करना ही पड़ेगा, वो एक साथ ही होगा। एडॉप्शन एंड प्रिपरेशन, ये दोनों एक ही है ना वो, तो प्रिपरेशन, एडॉप्शन एंड ऑडिट, करेक्ट ना। तो जो होल्डिंग के लिए अप्लाई होगा वही सब्सिडरी के लिए क्या होगा, अप्लाई होगा, क्योंकि लॉजिकली सोचो फिनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट बनने वाला है ना, तो एक ही बैलेंस शीट बनने वाला है, उसमें दोनों का डेटा रहेगा, तो फिर वो होल्डिंग को जो अप्लाई होगा वो सब्सिडरी को अप्लाई करना ही पड़ेगा। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो एक्ट में कैसे चेक करेंगे आप, तो ये वहाँ पे दिया है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना कि सब्सिडरी के लिए क्या है, इंडिया में तो कोई अड़चन नहीं, इंडिया के बाहर है तो वो एज पर कंपनी एक्ट ही बनाना पड़ेगा, और उसका अगर होल्डिंग का ऑडिट होगा तो फिर अकॉर्डिंगली सब्सिडरी का भी सेम वे में ऑडिट होना कंपलसरी है, फिर वो कहीं पे भी हो। Now, without prejudice to the subsection 1, where the financial statement of the company do not comply with the, अच्छा एक मिनट, अब इसमें ये हो गया, ये हो गया, हाँ सबसेक्शन 1 मतलब अपन ने जो ऊपर पढ़ा था कि किन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना जरूरी है, कौन से फॉर्मेट में करना जरूरी है वो। तो विदाउट प्रेजुडिस टू द सबसेक्शन 1 उसमें अपन ने पढ़ा था ना कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, कंपनी एक्ट का फॉर्मेट फॉलो करना है, कुछ कंपनी के लिए अलग फॉर्मेट फॉलो करना है, वो था 129(1). ना विदाउट प्रेजुडिस टू सबसेक्शन 1 मतलब उसको बिना अफेक्ट किए हुए, where the financial statement of a company do not comply with the accounting standard। कभी कभी ऐसा होता है कि ड्यू टू सर्टन रीजन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट एट पार विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बिजनेस में कभी कभी ऐसी सिचुएशन अरेज होती है, ठीक है। अभी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नहीं, मतलब बेसिक लेवल पे है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा कि ऐसा कब होगा। सो जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल कम टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कब होगा। द कंपनी शैल डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट द डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रीजन फॉर द डेविएशन एंड इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट। तो ये बस अभी नोट डाउन करके रखना, हाईलाइट करके रखना कि अगर अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है इट इज़ नॉट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्यू टू ए नंबर ऑफ रीजंस, जो अपन बाद में पढ़ेंगे, अपने को पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उससे मैं बताता हूँ कि उसके हिसाब से हम नहीं बना पा रहे ड्यू टू सर्टन रीजंस, करेक्ट ना। तो उसका जो डेविएशंस है वो अपने को लिखने पड़ेंगे कि भाई यहाँ पे हम फॉलो नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ बेसिक आइडिया देने के लिए, एकदम जनरल एग्जाम्पल। मेरे बिजनेस का स्टॉक पूरा जल गया, रिकॉर्ड के साथ जल गया। अभी अपन ने क्या पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, अगर आपने पढ़ा है तो, कि स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, तो वैसे यहाँ पे दिया है। तो अगर वो जल गया तो मेरे को एग्जैक्ट डेटा है नहीं मेरे पास, कॉस्ट रिकॉर्ड भी जल गए, सो आई डोंट नो, इमेजिन करो, तो मैंने मेरे हिसाब से कुछ एस्टिमेशन के बेसिस पे रिकॉर्ड किया है। सो देखा जाए तो देयर इज अ डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ऐसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट इन एक्सेप्शनल केसेस इट मे हैपन दैट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई एम नॉट एबल टू असर्टेन एग्जैक्ट प्राइस, रिकॉर्ड्स ही पूरे जल गए, पूरा सिस्टम उड़ गया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। जिससे सप्लायर परचेस किया तो वो भी गायब है, वो मर गया। हाँ बोलेंगे सर सप्लायर से लो, मर गया वो, फिर उसका फैक्ट्री जल गया, सब कुछ बुरा मेरे साथ ही वहाँ सर हुआ। अरे इमेजिन करो, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ एडवर्स सिचुएशन अराइज हो गया तो फिर वो जहाँ पे डिफरेंस आपको बताना है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन और ऑन एप्लीकेशन बाय क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी बाय नोटिफिकेशन exempt any class or classes of company from comply with the any of the requirement of the section or rules made thereunder। तो अगर आपको लगता है कि ड्यू टू सर्टन रीजंस यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये जो भी एक्ट है, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा एंड फिर गवर्नमेंट आपको अलाउ कर सकता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं, करेक्ट ना, कि बट वो किसको कर सकते हैं, एग्जाम एनी क्लास ऑफ कंपनी और क्लासेस ऑफ कंपनी, मतलब एक क्लास या मोर देन। तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि बोलेंगे ठीक है ये जो क्लासेस ऑफ कंपनीज है इस साल इन्होंने नहीं किया तो भी चलेगा, वैसे है।
इफ इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी टू ग्रांट सच एग्जम्पशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब आपके मिले भरे के लिए, एंड सच एग्जम्पशन बी ग्रांटेड आइदर अनकंडीशनली और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। अनकंडीशनली मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ये तुमको रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है, खत्म, कोई कंडीशन नहीं। दूसरा गवर्नमेंट ने कहा तुमको ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है, प्रोवाइडेड तुम 1 2 3 करो, हाँ ये हो गया कंडीशंस, करेक्ट ना। तो ये आपको जो रिलीफ दिया जाएगा फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब कुछ चीज़ें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तो आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट से, प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट से थोड़ा रिलीफ दिया जाएगा। वो रिलीफ सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है, ओके, एंड वो देंगे तो भी कैसे देगा, या तो वो कंडीशनली होगा या तो अनकंडीशनल होगा। व्हाट इज अनकंडीशनल, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है तुम ये रिकॉर्ड मेंटेन मत करो, खत्म। एंड कंडीशनल का मतलब उनका कि अगर तुम ये 1 2 3 रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो ना, तो फिर ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो भी चलेगा, उसको बोलते हैं कंडीशनल। तो ये एग्जाम्पशन जो होते हैं वो दो होते हैं, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो बेनिफिट दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, कंडीशनली या अनकंडीशनली, करेक्ट ना। एंड सच एग्जाम्पशन में भी ग्रांटेड आइदर अनकंडीशनली और कंडीशनली, ठीक है। If company contravenes the provision of this section, the MD, whole time director in charge of the finance, the chief financial officer or any other person shall be give the charge by board with the duty of compliance with the company's requirement in this section, and in absence of any officer mentioned above, all the directors shall be punishable with the imprisonment which may extend up to 1 year or with fine, and which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend up to 5 lakh or both। मतलब जो अपन ने अभी तक सेक्शन पढ़ा 129 प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो आपने कंप्लाई नहीं किया तो जो कंसर्न ऑफिसर है जिनका यहाँ पे नाम दिया है, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो नहीं रहेगा तो बाकी डायरेक्टर दे विल बी हेल्ड लायबल। अभी उनके लिए पनिशमेंट क्या होगा, बोला है मिनिमम 1 साल की सजा और विथ फाइन, मतलब सजा विथ फाइन, और लिखा है ना, तो या तो सजा हो सकती है या विथ फाइन, मतलब सजा विथ फाइन हो सकता है 1 साल तक मिनिमम, करेक्ट ना। अच्छा वो जो फाइन होगा, अच्छा सजा 1 साल तक हो सकती है, फाइन मिनिमम कितना होगा 50,000 होगा, एंड अगर वो चाहते तो फाइन को 5 लाख तक कर सकते हैं, एंड वो विथ बोथ, मतलब सजा के साथ भी हो सकता है, लिखा है ना विथ बोथ, मतलब ओनली सजा, ओनली फाइन, सजा विथ फाइन हो सकता है, सजा मैक्स 1 ईयर, फाइन मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। तो ये भी ध्यान रखना है कि सजा मैक्सिमम 1 ईयर बोला है और फाइन जो है मिनिमम बोला है, मिनिमम कितना लिखा है, सॉरी 50,000 एंड मैक्स 5 लाख, एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, अभी ये चैप्टर में बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, मतलब आप जितने बनाएंगे उतने कम है। एक्सप्लेनेशन, अच्छा एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, जब भी लॉ में वर्ड आता है ना एक्सप्लेनेशन, इवन मैं इनकम टैक्स में पढ़ाता हूँ, एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि ऊपर जो कोई चीज़ दी है उसका मीनिंग इस सेक्शन के लिए क्या है, गवर्नमेंट आपको बताना चाहती है। तो देखो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 129 के लिए, एक्सेप्ट वेयर कॉन्टेक्स्ट अदर्स प्रोवाइड एनी रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल इंक्लूड एनी नोट्स एनेक्स्ड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी गिवन, अलाउड टू बी गिवन इन द सच नोट्स। हाँ मतलब क्या होता है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बोला है ना 121 में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर करो, तो उसमें फाइनल आंसर आता है, उसके जो वर्किंग नोट्स है वो अलग से बनाए जाते हैं, तो उसमें वो भी इंक्लूड है, जिसको आप एनेक्सर भी बोलते हो, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसे डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा एडजस्टमेंट रहता है, तो उसका अलग से नोट बनाया जाता है, तो वो नोट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अपन ने आज तक क्या पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट। यहाँ पे बोला कि नहीं, इस सेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया है, इस सेक्शन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एनेक्सर नोट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, मतलब वो मेंटेन नहीं किए तो भी ऐसा माना जाएगा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन नहीं किया है, एंड फिर ये जो पेनल्टी वगैरह अपन ने जो पढ़ा था ये अप्लाई होगा, यस ये अप्लाई होगा। चलो ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। ना आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, all the companies registered under this act
विल हैव टू प्रेजेंट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट, ठीक है। द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू कीप पेस विद द चेंजेस इन इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमिक फिलोसॉफी लीडिंग टू प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हाँ, मतलब ये जो फॉर्मेट डिजाइन किया उनका कहना है, ये शेड्यूल 3 का लुकिंग एट द ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव ये डिजाइन किया है। बिकॉज नाउ आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इन 1991 नाउ वी हैव इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, मतलब नाउ यू कैन नॉट आइसोलेट इंडियन इकोनॉमी एज सच। इंडियन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन अदर इकोनॉमी ऑल्सो। अगर आप इसको समझ पाते, देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, कभी टीवी पे न्यूज़ आती है कि अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्ब गिरा, यहाँ पे धड़ाधड़ स्टॉक एक्सचेंज 3000 पॉइंट से गिर जाता है। क्यों? बिकॉज वी हैव नाउ डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर फॉर ट्रेड एंड अदर पर्पज। सो नाउ वी हैव इंटीग्रेटेड इकोनॉमी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वैसे बनाने पड़ेंगे जो कंपेरेबल हो, जो ग्लोबल लैंग्वेज जो है उसके हिसाब से अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे आप कभी पार्टी को जाते हो तो वहाँ पे शॉर्ट एंड टी शर्ट पहन के नहीं जाओगे ना, तो पार्टी का ड्रेस थोड़ा फॉलो करके जाओगे। हाँ, रात को घूमने जाना है खाना खाने के बाद, सो यू विल वेयर शॉर्ट एंड टी शर्ट एंड विल गो। बट अगर आपको आपकी शादी में जाना है तो यू विल नॉट वेयर शॉर्ट एंड स्लीपर, चप्पल, करेक्ट ना, ऐसे बाल बिखरे हुए, यू विल नेवर गो। हाँ, तो अपन वो फॉलो करते हैं ना पार्टी को जाते समय। जितना पढ़ाई में अपन ध्यान नहीं देते उतना खुद के प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं। काश उतना ध्यान अगर आप आपके पढ़ाई पे देते ना, रैंक लेके आते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ पैशन। जितना खुद को आप मेकअप लगाते हैं ना चेहरे पे, उतना फोकस अगर आपने पढ़ाई पे किया ना, मिरेकल्स विल हैपन। क्योंकि आप में पोटेंशियल तो ज़बरदस्त है, बट अपन वो कहाँ पे यूज़ करते हैं वो इंडिविजुअल चॉइस है। सब लोग नहीं करते हैं, बट जो लोग करते हैं ये उनके लिए बता रहा हूँ कि जितना टाइम आप मेकअप पे इन्वेस्ट करते हो, करेक्ट ना, बाल, हेयर स्टाइल, इसमें तो उतना अगर आप पढ़ाई पे दोगे आप भी, तो यू विल हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर। आप वो भी करो, बट फर्स्ट कंप्लीट योर डिग्री विद वेरी गुड मार्क्स। 3 साल झोंक दो खुद को, इतना ज़बरदस्त प्रिपरेशन करो ना, फोकस रखो कि इसमें हम कैसे बेटर कर सकते हैं, बाद में सब करना ही है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एन्जॉयमेंट, आई एम अगेंस्ट द टाइम। रॉन्ग टाइम में मत करो। एंड कंसेंट डिजायर्ड चेंजेस, consequent desired changes, reforms in corporate financial reporting practices, ठीक है। It deals with the form of balance sheet, statement of P&L account and disclosure to be made therein. Yes, मतलब ये जो शेड्यूल 3 अपन पढ़ने जा रहे हैं इसमें फॉर्मेट दिया है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, P&L का फॉर्मेट, डिस्क्लोजर कौन से करना है। एंड इट्स अप्लाई यूनिफॉर्मली टू द ऑल द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013। बैंकिंग के लिए अलग है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग है, इंश्योरेंस के लिए अलग है। For the preparation of financial statement of an accounting year, it has several new features like now we have vertical format। जैसे आपने जो बीकॉम में पढ़ा है वो हॉरिजेंटल था, यहाँ पे बैलेंस शीट, यहाँ पे लायबिलिटी, यहाँ पे एसेट। वर्टिकल फॉर्मेट में यहाँ पे एसेट होगा और यहाँ पे, करेक्ट ना, इसलिए उसको वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, दिस इज वर्टिकल की पहले लायबिलिटी उसके बाद एसेट्स। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। दिस इज द न्यू फॉर्मेट जो मैं आपको पढ़ाने वाला। बट अगेन आप लकी हो बीइंग अ MCQ। अब अगेन ये इंस्टीट्यूट ने तो दिया है, बट इतना बड़ा फॉर्मेट MCQ देके मतलब क्या है। ये जब इनिशियली सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ना, उसमें परफेक्ट था। हम बच्चों को पूरा क्वेश्चन करना सिखाते थे, बच्चों को मज़ा आता था। अभी क्या हो रहा है, मैं आपको खाली डेमो दिखा रहा हूँ, मतलब कार ड्राइव कैसे करना है मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। वो चलाने का एक्सपीरियंस जब तक नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको पूरा थ्योरी दिया, नो न्यूमेरिकल इज गिवन, तो ये पूरा थ्योरेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। न्यूमेरिकल करेंगे ना तो और बेटर वे में समझ में आता है, बट न्यूमेरिकल करते 40 मिनट। अभी MCQ में इतना बड़ा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, तो इंस्टीट्यूट चाहते कि आपको बस एक नॉलेज हो, बिकॉज एंड वो करेक्ट भी है, बिकॉज यू विल नॉट बी इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग। बस एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट ऑडिट रिपोर्ट की क्या लिखा है, इसमें क्या होता है और क्या होना चाहिए। तो वो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो उसमें आप बहुत सारी अपेक्षा मत रखो, बस थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की अपेक्षा रखो। वर्टिकल फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट विद क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट इनटू करंट एंड नॉन करंट। ये मैं बताता हूँ, अपन ने आज तक क्या पढ़ा था, फिक्स एसेट एंड करंट एसेट, करेक्ट ना। तो यहाँ पे भी आएगा नॉन करंट एंड करंट, ये मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। ये क्यों क्या उसका भी लॉजिक आपको बताऊंगा मैं। वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट with classification of expenses based on nature, correct।
आपने जो P&L अकाउंट बनाया है उसमें जैसे खर्चे आते हैं वैसे अपन लिखते हैं, बट ये जो मैं आपको P&L पढ़ाने वाला उसमें ग्रुपिंग किया हुआ है कि ये खर्चा है तो इसमें आएगा, उसका नोट बनाएंगे, बट खर्चों का सीक्वेंस फिक्स है, उसी स्टाइल में लिखना है ताकि वो कंपेरेबल हो सकते हैं। अपन ने जितने P&L लिखे है, कहीं पे एडवर्टाइजमेंट पहला रहता है, फिर इंश्योरेंस बाद में रहता है, फिर ड्राइंग रहता है, सॉरी डेप्रिसिएशन रहता है, तो उसको कुछ फॉर्मेट नहीं है। वी जस्ट राइट एक्सपेंसेस एज दे कम, हियर विल राइट एक्सपेंस इन सिक्वेंस सो दैट वो कंपेरेबल होगा। पहले नंबर पे ये तो लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना है, वो कंपेयर करने में आसान होता है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। एलिमिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल्स, हाँ पहले वो शेड्यूल होते थे, शेड्यूल 1 अपने बैंकिंग में क्या रहेगा, देखो शेड्यूल 1 बैंकिंग कंपनी में अपन 16 शेड्यूल बनाते हैं, अगर अपने बैंकिंग कंपनी किया है तो, नहीं किया तो जय माता दी। तो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स किया गया है। नाउ देयर विल नॉट बी शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, वो बहुत टाइम कंज्यूम होता था, उसका सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता था। यहाँ पे अपन अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे एंड उस नोट्स को भी पार्ट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट माना गया है। इफ it does not contain any specific disclosure for item included in schedule 6 under the head miscellaneous expenditure as per AS16 borrowing cost and discount or premium related to borrowing could be amortized over the loan period. Further अभी इसमें अभी ये जो पार्ट है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप इसको थ्योरेटिकली लर्न करना। पहले क्या लिखा है, इट डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर फॉर आइटम्स इंक्लूडेड इन शेड्यूल 6 अंडर द हेड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है बताता हूँ, मैं आपको आगे फॉर्मेट पढ़ाऊंगा। फॉर्मेट में एक जगह पे वर्ड आएगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, अच्छा एक जगह पे आएगा डेप्रिसिएशन। तो जहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट आपको पता है कि इसमें डेप्रिसिएशन ही आएगा, बट मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब आपके छोटे मोटे किरकोल एक्सपेंसेस, तो उसके लिए अलग अलग हेड बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा ये उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। जो भी एक्सपेंस आप ऊपर कैटेगराइज नहीं करते, मैं आपको फॉर्मेट पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ पे गए नहीं, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है। तो जो भी उन्होंने फॉर्मेट दिया एक्सपेंस को क्लासीफाई करके दिया है, वो छोड़ के अगर कोई खर्चा आता है सो विल पुट अंडर द हेड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो उसमें क्या आएगा उसका फॉर्मेट नहीं दिया है, समझा आपको। हाँ, एज पर सेक्शन 16 सॉरी सेक्शन नहीं AS16 borrowing cost and discount or premium relating to borrowing could be amortized over the loan period. Further, share issue expenses, discount on shares, discount premium borrowing are excluded from AS26. These items amortized over the period of benefit, normally 3 to 5 years. The draft guidance note issued by ICAI suggests that unamortized portion of such expense shall be shown under the head current non-current asset depending on the amount will be amortized in next 12 months or thereafter. अभी ये क्या है मैं बताता हूँ। देखो अभी पहले यहाँ से आप एक अलग पार्ट पढ़ना अपन। एज पर AS16 borrowing cost and discount or premium relating to borrowing cost, मतलब क्या है, लेट्स से जैसे होता है ना, वो क्या एग्जाम्पल लो जो आपको समझ में आएगा। जैसे डिबेंचर को अपन, डिबेंचर जब मैं पे करता हूँ, डिबेंचर रिडीम एट प्रीमियम, तो डिबेंचर को मैंने प्रीमियम दिया है, तो प्रीमियम इज एन एक्सपेंडिचर, तो उसको कैसे अमोर्टाइज करेंगे। तो AS16 क्या बोलता है, इट कुड बी अमोर्टाइज ओवर द लोन पीरियड। मेरे को पता है आज ही कि मैं जो 10 साल के बाद डिबेंचर को रिपे करूंगा उनको मैं 10% एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। लेट से मैंने 10 लाख के डिबेंचर इशू किए हैं, 10 लाख का 10% एक्स्ट्रा मतलब 1 लाख रुपया होता है, तो उसको अमोर्टाइज कैसे करना है, ओवर द पीरियड ऑफ लोन। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 10 साल में उसको राइट ऑफ करना है क्योंकि 10 साल का पीरियड है, वही बोला है यहाँ पे। तो प्रीमियम इज ऑन डिबेंचर, तो उसको 10 साल के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, ये AS16 में दिया है। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक पार्टीशन बना दो। हाँ, फर्दर शेयर इशू एक्सपेंस, शेयर इशू करने के लिए जो एक्सपेंसेस आते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और बोरिंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम AS26। दिस आइटम्स अमोर्टाइज ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट नॉर्मली 3 to 5 years, तो उसको 3 से 5 साल में राइट ऑफ करना है। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि AS16 में जो बोरोइंग कॉस्ट आ रही है
जो प्रीमियम आ रहा है वो ओवर दी लोन पीरियड अमोर्टाइज होगा, एंड जो शेयर इशू एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है, प्रीमियम ऑन बोरिंग, मैंने बोरिंग करते समय कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है, वो करेक्ट ना, वो नॉर्मली क्या होगा 3 to 5 ईयर्स में राइट ऑफ किया जाएगा बस। बाकी वो AS 16 वगैरह आपको लद मत करो, बस ये दो आइटम कैसे होंगे, ऊपर का जो है वो लोन पीरियड के हिसाब से होगा, एंड ये जो चीज़ें है ये बेनिफिट के हिसाब से होंगे, नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स में होंगे। अच्छा, और बैलेंस शीट में इसको कहाँ पे दिखाना है, ये करंट या नॉन करंट एसेट में भी आ सकता है। मतलब क्या, अभी करंट एसेट आपको पता है विच कैन बी, व्हाट इज करंट एसेट जो आपने पढ़ाया था पहले चैप्टर में, विच कैन बी कन्वर्ट टू कैश विद इन 12 मंथ्स। बट अभी ये एसेट नहीं, अपन ने एक्सपेंडिचर किया है, ये एसेट नहीं। मैंने आपको कहा था कि एसेट्स ऑल रियल अकाउंट्स आर एसेट्स, बट सभी एसेट्स रियल अकाउंट्स नहीं होते, तो ये दिखने के लिए एसेट साइड पे रहेगा, बट ये अपना एसेट नहीं है। तो ये कहाँ पे दिखाना है, तो वही बोला कि अगर वो आपको एमोर्टाइज 12 महीने के अंदर ही होने वाला है तो आप उसको दिखाओ एज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, एंड 12 महीने से ज़्यादा है, एमोर्टाइज पीरियड 2, 3, 4 साल है, तो उसको आप नॉन करंट एसेट में दिखाओ। ठीक है, तो ये जो चीज़ मैंने अभी पढ़ी है ना, ये जब मैं फॉर्मेट पढ़ूंगा ना तो आपको एक एक ये चीज़ वापस बता दूंगा, बट आई थिंक मैंने आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू पूरा बता दिया है। बस ऐसे पार्टीशन बना के रखो, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये कनेक्टेड लाइन नहीं है, ये अलग अलग लाइन आप पढ़ो। अगेन IM पे लिख के रखो, इंपॉर्टेंट है। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस हुआ है। अभी तक आपने जो बैलेंस शीट बनाया लॉस हुआ तो अपन एसेट साइड पे लिखते थे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रिजर्व में से माइनस कर देना है। प्रॉफिट आया तो रिजर्व में ऐड होगा, लॉस हो गया तो रिजर्व में से माइनस होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, नो चेंज इन फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज इट इज है। AS3 वो भी अपने को है, मैं आगे पढ़ाऊंगा। इट गिव्स prominence to accounting standard in case of any conflict between AS and the schedule, AS shall prevail। yes, मतलब कंपनी एक्ट के कुछ प्रोविजंस है ना, एंड वो और AS के प्रोविजंस कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो AS shall have privilege, मतलब AS के प्रोविजन जो है वो फॉलो करना है अपने को एज कंपेयर टू एनी अदर शेड्यूल। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। यहाँ पे अपन ने खाली इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया, बट दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इतना ही करते हैं, अभी अपन रुकते हैं, आप एक बार इसको रिवाइज कर लो, फिर अगले सेशन में अपन नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।